बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सबसे पहले तो जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज इजाफ़ी दस्तावेज़ात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई हैं, इन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स से मुतल्लिक़ आपको बताएँगे। 2 बजे चीफ जस्टिस ने उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बाकायदा समाअत रख रही है। 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है, जिसमें जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को शामिल किया गया है। कल इमरान ख़ान ने अपनी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की। ये तकरीबन कोई 1:30-2 बजे दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई, लेकिन रात गए तक जो है, यानी जब तक ऑफिस टाइम मौजूद था, ऑफिस टाइम के बाद भी इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ ये जो दरख्वास्त थी, इसे समाअत के लिए इंटरटेन नहीं किया गया। आज इमरान खान साहब के इस केस में जो वकील हैं राजा आमिर अब्बास साहब, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचे हैं और उनकी जानिब से कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें एक इमरान खान साहब को जो कॉल ऑफ नोटिस नैब की जानिब से दिया गया था, उसकी कॉपी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई। और इसके साथ साथ जो रिट पटिशन इमरान खान साहब ने नैब के नोटिस के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, उसकी कॉपी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई। और इसके अलावा जो इमरान खान साहब ने ख़ुद DG नैब को लेटर लिखा था इस केस के हवाले से, अलकादर ट्रस्ट के हवाले से, उसकी कॉपी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई। और कुछ एफिडेविट भी हैं जो खान साहब के वकील राजा आमिर अब्बास ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए। ये नाज़रीन डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद इस केस को एडिशनल डॉक्यूमेंट के साथ, यानी कल के इमरान खान साहब की दरख्वास्त को और आज के एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। और 2 बजे चीफ जस्टिस की सरबराही में जो बेंच है वो इस मुकदमे की समाअत करने जा रहा है। लेकिन मैं जो थोड़ा बहुत समझता हूँ, जो आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ समाअत होने से पहले, वो नाज़रीन बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि जब गिरफ़्तारी हो चुकी है, गिरफ़्तारी कानूनी तौर पर डाली जा चुकी है और उसके बाद 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हो चुका है, उसके बाद यानी इस केस में कोई खान साहब को रिलीफ मिलना, बज़ाहिर ऐसी कोई चीज़ डेवलपमेंट होती है आज की अदालती कार्रवाई में नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कानून में इस बात की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े मनसब हैं, वो इस केस में क्या फ़ैसला करते हैं ये जब समाअत होगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन मुझे कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत, वहाँ पर उनके जो वज़ीर आज़म थे वो तो ख़त्म हो गए और फिर वहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक बना। फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के बाद वहाँ पे नए वज़ीर आज़म आए, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान साहब के वज़ीर आला वहाँ पे हैं खालिद खुर्शीद, जो कि एक फैसिलिटेशन का किरदार जो है वो अदा कर रहे थे। उस फैसिलिटेशन के किरदार की वजह से आज GP के जो वज़ीर आला हैं खालिद खुर्शीद साहब, उन्हें नाज़रीन GB हाउस इस्लामाबाद में जो है वो नज़रबंद कर दिया गया है। और इनके साथ साथ नाज़रीन शम्स लोन साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं GB के, और सोहेल अब्बास साहब जो कि वज़ीर कानून हैं, उन्हें भी जो है वो जो नोटिफिकेशन इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की जानिब से, मुतल्लिका वज़ारत की जानिब से जारी किया गया है, उसमें यह कहा गया कि तीनों लोग जो हैं ये GB हाउस में जो है वो नज़रबंद रहेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान में जैसा कि आपको पता है कि ये जब से ये सारी चीज़ें हुई हैं, खान साहब को गिरफ़्तार किया गया है, उसके बाद जो एहतजाज, जो प्रोटेस्ट हुआ, जो जलाओ घिराव हुआ और जो सरकारी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, इस दौरान नाज़रीन जो डाटा था, जो मोबाइल फ़ोन की सर्विस थी, उसे पाकिस्तान में बंद कर दिया गया। और आज तीसरा दिन है और बताया जा रहा है कि ये डाटा सर्विस है ये आइंदा आने वाले दिनों तक भी बंद रहेगा, क्योंकि कोई इसमें डेट नहीं दी गई, कोई तारीख़ नहीं बताई गई कि कब तक ये जो मोबाइल फ़ोन सर्विस है ये जो है वो दोबारा से शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी अहम खबर है जिसका मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं के लिए एक बुरी खबर। वैसे तो गिरफ़्तारियाँ जो अब तक की गई हैं उसमें मलिका बुखारी साहबा को गिरफ़्तार कर लिया गया है, मुसर्रत जमशेद चीमा साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है, और मुसर्रत अपना जमशेद चीमा साहब को ख़ुद गिरफ़्तार कर लिया गया है, आलिया हमज़ा को गिरफ़्तार कर लिया गया है, फ़लक नाज़ चित्राली तहरीक-ए-इंसाफ की खातून रहनुमा है, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है, असद उमर को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ़्तार किया गया, फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया और शाह महमूद कुरैशी को गिरफ़्तार किया गया। लेकिन नाज़रीन, मज़ीद गिरफ़्तारियों का भी इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। और इसमें बुशरा बीबी साहबा और जुल्फ़ी बुखारी साहब, जो नैब केस में जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी हुई है, उस केस में कल जब इमरान खान साहब को एहतसाब अदालत में पेश किया गया, उनका 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड तो अदालत ने मंजूर किया, नैब तो 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मांग रही थी। उस केस में ये भी अब खबरें सामने आई हैं कि नैब की जानिब से बुशरा बीबी और जुल्फ़ी बुखारी की गिरफ़्तारी की भी अदालत से इजाज़त मांगी गई है कि हम इन्हें भी गिरफ़्तार करना चाहते हैं। तो ये दोनों जो अपने खान साहब की अहलियाँ बुशरा बीबी और PTI के रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी साहब की गिरफ़्तारी का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक ऑडियो मंजर आम पे आई, वो ऑडियो चल के आपको सुनाएंगे, वो भी बड़ी खौफनाक किस्म की ऑडियो है। लेकिन नाज़रीन, जो कल की ऑडियोज़ हैं, उन ऑडियोज़ की बुनियाद के ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मज़ीद रहनुमाओं की भी गिरफ़्तारियाँ जो है वो एक्सपेक्टेड हैं, इम्कान मौजूद है, जिसमें नाम जो फौरी तौर पर सामने आ रहे हैं, जो ज़राए की जानिब से बताए जा रहे हैं, उसमें एक तो नाम दिया जा रहा है कि इजाज़ चौधरी साहब, उन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है। उनकी बड़ी
ऑडियो जो है वो लीक हुई है, और उसके साथ उनके जो बेटे हैं अली चौधरी, उनके बारे में भी कहा जा रहा है, और महमूद रशीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी, उनकी गिरफ़्तारी भी जो है वो की जा सकती है। इसके अलावा नाज़रीन जो बुरी खबर है जो आपके साथ हमने शेयर करनी है कि ये जो गिरफ़्तारियाँ या जो इस किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अब ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आती है या फिर लाहौर हाई कोर्ट से जो करते हैं, और इमरान खान साहब के जितने केसेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनमें आज दरख्वास्त दे के जो आमिर फ़ारूक साहब के सामने केसेस लगते थे वो वापस ले लिए गए। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आमिर फ़ारूक साहब पर, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। लेकिन नाज़रीन इसमें जो एक बड़ी अहम चीज़ है कि रिलीफ लेने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे मैंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट से या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करते थे, अब चूँकि आर्टिकल 245 का नफाज कर दिया गया है, पंजाब में, इस्लामाबाद में, बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में फ़ौज को इन एक्शन ऑफ सिविल एड पार, इन एड ऑफ सिविल, इस तरह का एक नाम है, मुझे नहीं आ रहा, इन एड ऑफ सिविल पार, उसमें नैब ने अपना फ़ौज को बुला लिया गया है। इस आर्टिकल को 245 को नाज़रीन इन्वोक करने के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है अपनी गिरफ्तारियों के हवाले से या बुनियादी हक़ों के वायलेशन के हवाले से किसी हाई कोर्ट में रजू नहीं कर सकते। किसी हाई कोर्ट में दरख्वास्त अगर दायर करेंगे तो वो इंटरटेन नहीं होगी। अब आप नाज़रीन के सामने ये जो मैं ख़बर रख रहा हूँ कि ये बड़ी खौफनाक खबर है, बड़ी बुरी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए, तो ये आर्टिकल भी आपको पढ़ के सुना देते हैं, क्योंकि रिलीफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल कर रही थी, जो गिरफ्तारियाँ होती थी, गिरफ्तारियों से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले जाते थे, लाहौर हाई कोर्ट में चले जाते थे या मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में चले जाते थे, वहाँ से गिरफ़्तार होने से पहले अबूरी ज़मानतें हासिल कर ली जाती थी। तो ये सिलसिला आर्टिकल 245 के नफाज के बाद जो है वो ख़त्म हो गया है। अब ये आपको मैं आर्टिकल पढ़ के सुना देता हूँ नाज़रीन। आर्टिकल 245, The armed forces shall, under the direction of the federal government, defend Pakistan against the external aggression or threat of war, are subject to the law, act in aid of civil power when called upon to do so. अब इसका आर्टिकल 2 ये नाज़रीन कहता है कि the validity of the any direction issued by the federal government under the clause 1 shall not be called in question in any law। यानी अगर हुकूमत, वफाकी हुकूमत की जानिब से फ़ौज को बुला लिया जाता है आर्टिकल 245 के तहत, उसे किसी अदालत में आप क्वेश्चन नहीं, उसे चैलेंज नहीं कर सकते। आर्टिकल 3 बड़ा अहम है। इसमें नाज़रीन कहा गया कि हाई कोर्ट और जस्टिस काजी फायसा के हवाले से जो खबर है उसकी तफसीलात भी अभी आपके साथ हम शेयर करेंगे। यहाँ पर कुछ साथी बैठे थे तो वो खबर अब उसको एंड में लेके चले गए। आर्टिकल 3 आप सुन लें, आर्टिकल 245 का सेक्शन 3, हाई कोर्ट शैल नॉट एक्सरसाइज एनी जुरिसडिक्शन अंडर द आर्टिकल 199 इन रिलेशन in any area in which the armed forces of the Pakistan are for the time being acting in aid of civil power in pursuance of article 245। यानी जहाँ पर फ़ौज जिस भी एरिया में बुला ली जाएगी वहाँ पर जो हाई कोर्ट का आर्टिकल 199 का अख्तियार है वो हाई कोर्ट अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। लेकिन प्रोवाइडेड, यानी शर्त ये है जिसमें लिखा गया है दैट द क्लास शैल नॉट बी डीम टू अफेक्ट द जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इन respect of any proceeding pending immediately before the day on which the armed forces start acting in aid of civil power। यानी वो आर्टिकल इन्वोक करने वाली डेट से पहले जो आर्टिकल 199 की दरख्वास्तें हैं उस पर जो इफेक्ट है, जो हाई कोर्ट का अख्तियार है, उस पर उसका इतलाक़ नहीं होगा। लेकिन इसको भी आगे चल के जो है वो सस्पेंड कर दिया गया आर्टिकल 4 में। आर्टिकल 4 में लिखा गया है प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू एन एरिया रेफरेंस इन द क्लास 3 इनिशिएटेड instituted on after the day the armed forces start acting in aid of civil power and pending in any high court shall remain suspended। यानी जो केसेस हाई कोर्ट में पड़े हैं वो सस्पेंड रहेंगे, उस पर किसी किस्म की कार्रवाई ना होगी। तो ये नाज़रीन एक बुरी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि आर्टिकल 199 के तहत रिलीफ के लिए या दादरसी के लिए, रेमेडी के लिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी हाई कोर्ट में जाती है तो हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ नहीं मिल पाएगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का दरख्वास्त जो दरवाज़ा है वो आर्टिकल 245 के इन्वोक करने के बावजूद, लगाने के बावजूद अपनी जगह पे खुला रहेगा। अब जस्टिस काजी फायसा साहब से मुतल्लिक़ क्या बुरी खबर है। ऐसे पिछले 3 हफ्तों से जस्टिस काजी फायसा साहब को बेंच नहीं मिल रहा। इसमें 18 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक जस्टिस काजी फायसा को बेंच नहीं मिला, चैम्बर वर्क पे थे। 26 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक जस्टिस काजी फायसा चैम्बर वर्क पे थे और 2 मई से लेकर 5 मई तक भी जस्टिस काजी फायसा चैम्बर वर्क पे थे। अब नाज़रीन जो नया हफ़्ता है जो कि 8 मई से शुरू हुआ, चौथा हफ़्ता, उसमें भी
जस्टिस काजी फैसल साहब को बेंच नहीं मिला। अब 15 मई से यानी ये कोई 5वां हफ्ता शुरू होने जा रहा है कि जस्टिस काजी फैसल को बेंच नहीं दिया रहा। जस्टिस काजी फैसल जो हैं दिया गया, नहीं दिया गया, लिया गया, नहीं लिया गया, लेकिन जस्टिस काजी फैसल आइंदा अदालती हफ्ते से भी जो है वो चैम्बर समाअत करेंगे। अगले हफ्ते नाज़रीन जो बेंच अपने बेंचेस बनाए गए हैं उसमें नाज़रीन चीफ साहब का बेंच है, अतर मिल्ला साहब उनके साथ होंगे। 15 मई से लेकर 18 मई तक सरदार तारिक मसूद साहब का 3 रुकनी बेंच है, 2 नंबर कोर्ट में बैठेंगे। जैसे इजाज़ुल एहसन जैसे शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच है, 3 नंबर बेंच है इसका है। और चौथा बेंच जो है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस हसन रिजवी का है। और 5वां बेंच जस्टिस मुनीब अख्तर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का है। 6ठा बेंच जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मज़हर अली नकवी का है। और इसके अलावा 11:30 बजे के लिए एक और बेंच बनाया गया जैसे इजाज़ुल एहसन जैसे अतर मिल्ला जैसे शाहिद वहीद, इसमें समाअत करेंगे। लेकिन पूरा हफ्ता 15 मई से लेकर 19 मई तक जो जस्टिस काजी फैसल जो है वो चैम्बर वर्क पे रहेंगे। अब ये जस्टिस काजी फैसल साहब के लिए तो बुरी खबर हो या ना हो, लेकिन जस्टिस काजी फैसल के जो चाहने वाले हैं उनके लिए ये ज़रूर बुरी खबर हो सकती है। और जो हमने आपके साथ एक प्रेडिक्शन की थी, जो एंटिसिपेट किया था कि जब तक ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून है, जब तक ये कानून सुप्रीम कोर्ट में चलता रहेगा, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो हुक्म इम्तना कानून के ख़िलाफ़ दिया गया है वो हुक्म इम्तना एक तरह से जस्टिस काजी फैसल पर भी उसका इतलाक़ जो है वो चाहते हुए ना चाहते हुए प्रिमा फेशी जो है वो जस्टिस काजी फैसल साहब को तब तक बेंच नहीं मिलेगा जब तक ये केस जो है किसी जो है वो करवट नहीं बैठ जाता है, इसका कोई फ़ैसला नहीं हो पाता। तो 5वां हफ्ता जस्टिस काजी फैसल साहब के पास कोई बेंच नहीं, उनके पास कोई केसेस नहीं, चैम्बर वर्क करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।